Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video and that is स्टीफन हॉकिंग। तो इस लेसन का पार्ट 1 हम बना चुके हैं जहाँ पे हमने स्टीफन हॉकिंग के काम के बारे में देखा और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं उनके जीवन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। 21 साल की उम्र में ही उन्हें एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी का पता चला। इस बीमारी को ALS या लो गेरिक डिजीज भी कहा जाता है। तो एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस जिसे मोटर न्यूरॉन डिजीज भी कहा जाता है, यह एक दीर्घकालीन बढ़ने वाली और लगभग हमेशा से घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। तो हमें तो पता है कि हमारी नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन से होकर हमारे रीढ़ की हड्डी से होकर मसल्स को कंट्रोल करती है। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो अपर मोटर न्यूरॉन जिनका काम किसी भी कार्य को करने का संदेश रीढ़ की हड्डी में मौजूद लोअर मोटर न्यूरॉन से मसल्स तक पहुंचाना होता है, पर इस बीमारी में यह दोनों प्रकार की न्यूरॉन्स अफेक्टेड हो जाते हैं जिससे मांसपेशियां कमज़ोर या खत्म हो जाती है। तो इससे बोलने में, सांस लेने में, निगलने में और चलने में दिक्कत आती है। इसे आसान तरीके से समझे तो उनके मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नर्व्स बंद हो रही थी। उस समय डॉक्टरों ने उन्हें वह 2.5 साल तक ही जी पाएंगे ऐसा कहा था, पर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली वह 50 से ज़्यादा साल तक जिए। हॉकिंग जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने अपने शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याओं की तरफ ध्यान देना शुरू किया। कभी कभी वह चलते चलते अटक जाते और गिर जाते थे या बात करते वक्त स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पाते थे। तो 1963 तक उन्होंने इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहले साल की पढ़ाई कर रहे थे। ज़्यादातर हॉकिंग ने इन लक्षणों को अपने पास ही रखा, लेकिन जब उनके पिताजी को इस बात का पता चला तो वह स्टीफन को डॉक्टर के पास लेके गए। अगले 2 हफ्तों के लिए इस 21 वर्षीय विद्यार्थी ने मेडिकल क्लिनिक को ही अपना घर बना लिया, जहां पे उनके ऊपर बहुत से टेस्ट परीक्षण किए गए। हॉकिंग ने एक बार कहा था कि डॉक्टरों ने मेरे हाथ से एक मांसपेशी का सैंपल लिया, बॉडी में इलेक्ट्रोड्स चिपकाए और रेडियो ओपेक फ्लूइड मेरी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्ट किया। तो बच्चों, रेडियो ओपेक फ्लूइड एक ऐसा द्रव पदार्थ है जिसे मशीन द्वारा सुना या देखा जा सकता है, और जैसे ही बेड को टेढ़ा किया जाता था वह द्रव पदार्थ ऊपर नीचे जाता हुआ एक्सरे में देखा गया। इन सब परीक्षणों के बाद मुझे क्या हुआ यह नहीं बताया, पर इसके बजाय यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है और मैं एक अलग तरह का पेशेंट हूँ यह बताया गया। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है बच्चों? यह भी एक ALS की तरह ही बीमारी है, लेकिन यह थोड़ी सी अलग है। तो यह एक दीर्घकालीन बीमारी है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, रीढ़ की हड्डी को और ऑप्टिक नसों को प्रभावित करती है। इस बीमारी में हमारी जो इम्यून सिस्टम रहती है वह हमारे नर्व फाइबर्स के चारों ओर रहने वाली और उसकी रक्षा करने वाली माइलिन शीथ के ऊपर अटैक करती है। इससे माइलिन शीथ गायब हो जाती है या बहुत जगह पे डैमेज हो जाती है, जिससे उसके ऊपर स्कार्स या स्क्लेरोसिस बनते हैं और इसके वजह से मसल में थकावट, ब्लैडर प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम, डिप्रेशन, पेन, हियरिंग लॉस जैसे अनेक लक्षणों को पाया जाता है। आखिर में जैसे तैसे हॉकिंग की बीमारी का पता डॉक्टरों ने लगा लिया कि वह ALS की शुरुआती स्टेज में थे। तो यह उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक झटका था, पर कुछ घटनाएं उनके जीवन में ऐसे घटित हुई जिससे वह पूरी तरह निराश नहीं हुए। उन घटनाओं ने उन्हें पूरी तरह निराश होने ही नहीं दिया। तो उन घटनाओं में पहली घटना वह थी जब हॉकिंग अस्पताल में थे, तब उनके साथ एक और मरीज था जो ल्यूकेमिया से ग्रस्त था, मतलब उसे ब्लड कैंसर हुआ था। जब हॉकिंग ने उसकी कंडीशन देखी और उसे खुद के साथ कंपेयर किया तब उन्होंने यह पाया कि उनकी बीमारी उससे कई गुना ज्यादा टॉलरेबल है, मतलब जिसे सहन किया जा सकता है। और अस्पताल से बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने यह देखा कि वह मरने वाले हैं। तो स्टीफन हॉकिंग ने यह कहा कि इस सपने ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनके जीवन में अभी भी कुछ चीजें बाकी है जो उन्हें करनी है। सही मायने में देखा जाए तो हॉकिंग की बीमारी ने ही उन्हें आज का महान वैज्ञानिक बनाया, क्योंकि बीमारी का पता चलने से पहले हॉकिंग अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि बीमारी का पता चलने से पहले मेरा जीवन बहुत बोरिंग था, जिंदगी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था,
पर अचानक बीमारी का पता चलने से अब उन्हें लग रहा था कि वह शायद अपनी पीएचडी भी पूरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हॉकिंग ने खुद को अपने काम में और संशोधन में डुबो दिया, मतलब वो बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए। जैसे ही उनका अपने बॉडी के ऊपर से नियंत्रण कम हुआ, 1969 तक उन्हें मजबूरन व्हील चेयर पे बैठना पड़ा। उसके बाद बीमारी का असर धीरे धीरे कम हुआ। फिर भी कुछ समय के बाद उनका करियर एक तरफ आगे बढ़ रहा था, वही उनकी शारीरिक स्थिति भी और बुरी हो रही थी। तो 1970 के मध्य तक हॉकिंग के फैमिली को हॉकिंग की मदद के लिए उनके एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को रखना पड़ा। अब तक वह खुद का खाना खुद खा सकते थे और अपने बिस्तर से उठ भी सकते थे, पर बाकी सारे कामों के लिए उन्हें सहायता की जरूरत पड़ती थी और साथ ही साथ उनकी आवाज बहुत अस्पष्ट हो गई थी, तो उनको जानने वाले ही उन्हें समझ सकते थे। 1985 में ट्रेकियोटॉमी की वजह से उन्होंने अपनी आवाज खो दी। इसकी वजह से अब हॉकिंग को 24 घंटे देखभाल की जरूरत थी। तो ट्रेकियोटॉमी यह एक सर्जरी है जिसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। यह सर्जरी अगर गले और फेफड़ों में संक्रमण या गले में कैंसर के कारण सांस ना लेने की वजह से यह सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी के बाद इंसान कभी बोल नहीं पाता। इस सर्जरी की वजह से हॉकिंग के काम करने की क्षमता को खतरे में डाल दिया था। मतलब पहले बॉडी के ऊपर से नियंत्रण जाने के बाद अब तक वह बात करके ही अपने काम को दूसरों से लिखवाते थे, पर अब वह भी नहीं होने वाला था क्योंकि उनकी आवाज ही चली गई थी। इसी मामले ने कैलिफोर्निया के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर का ध्यान आकर्षित किया, जिसने एक बोलने वाला प्रोग्राम बनाया जो सिर या आंखों के हलचल से चलता था। इस आविष्कार की वजह से हॉकिंग कंप्यूटर स्क्रीन पर से शब्दों को चुन सकते थे और वे शब्द स्पीच सिंथेसाइजर के द्वारा बाहर आवाज के रूप में निकलते थे। तो उसके परिचय के समय में हॉकिंग, जिनकी उंगलियां अभी भी काम कर रही थी, उन्हीं का उपयोग करके हैंड हेल्ड क्लिकर के साथ अपने शब्दों का चयन करते थे और जो चाहे वो बोल पाते थे। बाद में हॉकिंग का अपने शरीर से लगभग पूरा नियंत्रण जा चुका था, तो वह गाल में लगे सेंसर्स का इस्तेमाल करके उस प्रोग्राम को चलाते थे। इस प्रोग्राम के माध्यम से और अपने सहायकों की मदद से स्टीफन हॉकिंग ने बहुत ही अच्छे स्पीड में अपने लिखने के कार्य को जारी रखा। उनके इन कामों में कई वैज्ञानिक कागज शामिल है और बस इतना ही नहीं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे जैसे नॉन साइंटिफिक लोगों के लिए भी उन्होंने लिखी है। इतने बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, जाहिर है कि उनका स्वास्थ्य हमेशा चिंता का विषय रहा और वह चिंता 2009 में बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि उनके छाती में संक्रमण की वजह से वह एरिज़ोना के एक सम्मेलन को अटेंड नहीं कर पाए। अप्रैल में हॉकिंग ने घोषणा की थी कि वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने गणित के ल्यूकेशियन प्रोफेसर पद से निवृत्त होने वाले थे। तो हॉकिंग को बहुत ही जल्दबाजी में अस्पताल में लेके जाने वाले यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा कि वह गंभीर रूप से बीमार थे। बाद में यह घोषित कर दिया कि वह पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। और ऐसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन 14 मार्च 2018 में हुआ। तो यह पाठ हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है कि कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमारा जो भी क्षेत्र है, फील्ड है, उसमें जितना अच्छा काम हो सके हमें करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप कि आपने दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे और लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इस लेसन में से कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कीप स्टडिंग। बाय।